हेलो 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 हेलो, इसकी क्वालिटी बढ़ाइए। हेलो 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 हेलो। आज की क्लास सर हम नहीं ले पाए थे सुबह वाली, तो शाम में रात में 9:30 बजे मैंने फिजिक्स की क्लास जो ऐप पे है वो शेड्यूल्ड है। तो सब लोगों को लगा होगा कि चूंकि मेरी दादी माँ का देहांत हो गया था तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। सबको लगा होगा कि सर आज भी क्लास नहीं लेंगे, तो इसलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी सर आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम आ गए हैं। और समझो कि क्या बताएं, बताएंगे बाद में, पहले तुम लोग क्लास पे आ जाओ। क्वेश्चन जो आज का है सर शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा सर, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, किसमें उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? व्हाट इज द आंसर? आंसर के लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना होगा। थ्योरी क्या है सर, गौर फरमाइएगा। आपको पूछेगा आयनीकरण ऊर्जा, आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से सर, आपको पूछेगा आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आज ही हमने सर पढ़ाया है ऐप पे भी इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, एकदम आराम से सर, इधर कहते हैं सर आयनीकरण ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता। तो सर इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। इतनी चीजों को अगर सर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। इसमें मामला क्या है सर, अगर आप आवर्त की बात करोगे एकदम आराम से सर आपका 6 क्वेश्चन खट से बन जाएगा। अगर आप आवर्त की बात करोगे, आवर्त में लेफ्ट टू राइट, और अगर आप वर्ग की बात करोगे तो वर्ग में टॉप टू बॉटम, वर्ग में टॉप टू बॉटम। अगर हम आवर्त की बात करें तो लेफ्ट टू राइट, और वर्ग की बात करो तो टॉप टू बॉटम। इस सर आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, अब वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। सर आवर्त और वर्ग में आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। इसको सर आप अगर याद रखते हैं, और एक होता है परमाणु का आकार, परमाणु, परमाणु आकार, एक और नोट कीजिए सर इसको जल्दी से, परमाणु आकार, आयतन, त्रिज्या, ये सर घटता, इसमें आओगे तो बढ़ता, उल्टा होता। देखो एकदम आराम से सर, आयनीकरण ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। फिर से देखो, आयनीकरण ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त का स्पेलिंग बढ़ता है, आकार बड़ा है, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए इसमें बढ़ता, और वर्ग का स्पेलिंग छोटा इसलिए घटता। जबकि परमाणु आकार, आयतन और त्रिज्या घटता और ये बढ़ता। जल्दी से लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लीजिए। आज नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन सर गया होगा, नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? सर आज सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दादी का देहांत हो गया तो सर नहीं आएंगे, लेकिन सर मौत तो अंतिम सत्य है। और मैंने दादी के अग्निदाह के बाद गाड़ी पे बैठा मैं और सीधे पटना की ओर मूव किया, कहीं नहीं रुका हूं। मतलब वहीं जहां पे दादी के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया,
मैंने वहीं से गाड़ी पकड़ी और सीधा आपकी सेवा में हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मौत अंतिम सत्य है। इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा भयभीत और बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर बच्चे देखो, बच्चों को लग रहा होगा कि सर आज नहीं आएंगे, तो इसलिए आज लाइव भी कम है। तो कहते हैं आयनीकरण ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त का बढ़ता है, वर्ग का घटता है। इसका स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, उसका स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। और ये सर उल्टा होता है। ये क्या होता है सर? उल्टा होता है। अब आ जाइए सर यहां क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? आयनीकरण ऊर्जा हम बोले वर्ग में, जब ऊपर से नीचे आओगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो घटता, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो घटता। तो ये हो जाएगा 10, 9, 8, 7 तो कह रहा है होगा तो ऊपर से खोज लो। है देखो व्हाट इज द आंसर? केम होगा कि नियॉन होगा कि आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, जेनॉन होगा, ग्रेडॉन? ये की भी आंसर। हेलो हेलो, साउंड नहीं जा रहा है क्या? हेलो हेलो, बताइए आंसर क्या होगा सर? बी नंबर। बी कैसे होगा रे? हाउ बी इज द आंसर? ए इज द आंसर सर। कह रहा है उच्च होगा, उच्च आयनीकरण ऊर्जा। बता किसकी हो जाएगी? सॉरी, डी इज द आंसर। डी फॉर डॉग इज द आंसर। साउंड का प्रॉब्लम। हेलो हेलो, अगला अगला सर, अगर आपको साउंड ठीक आ रहा है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए सर, और अगर साउंड ठीक नहीं आ रहा है तो दो टाइप कर दीजिए जल्दी से। टाइप इट 1 और 2। अगर साउंड ठीक आ रहा है तो एक टाइप कीजिए, साउंड अगर गड़बड़ आ रहा है तो दो टाइप कर दीजिए सर। कर दिए? अगर साउंड ठीक है तो एक टाइप कर दीजिए सर, और अगर साउंड गलत है तो दो टाइप कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, साउंड सही है। चलिए अगले में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग को हिलाता है, तो हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन करेंगे सर ब्रेक के बाद। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा? इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे इससे बड़ा डरते हैं कि आखिर ये मामला क्या होगा, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? ये आपका क्वेश्चन है सर, कि एक तत्व के परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किसके समान होंगे? आपको सर क्या करना है, 20 है इसका मतलब ये कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम का 20 होता है, क्योंकि कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है। हमने सर कहा था कि जब भी मैं बोलता हूं, कहता हूं कि बाबू रे सोना रे, एगो ये वर्ग और एगो ये वर्ग और एक ये वर्ग और एक ये वर्ग, एकदम इसके एक एक तत्व को चाट जाओ, खा जाओ, जे मन करता है हग दो, जे मन करता है कर दो, लेकिन कर दो। इस चारों को हर हाल में तुमको याद रखना है कि ये चारों के गुण एक समान, इसके गुण एक समान है, इसके गुण एक समान है, इसके गुण एक समान है आपस में, इसके गुण आपस में एक समान है। आपको जैसे कहा कि 20, तो आप कहिएगा बाप रे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आप ही जान लीजिए सर 20 यानी कैल्शियम, और कैल्शियम के खानदान का जो भी होगा सर उसका गुण एक समान होगा। देखो तो इसमें से कोई है क्या? बीई है, बी है क्या? बीई है, एमजी है, सी है, सार है, बी है, क्या होगा आंसर? बता। बी आंसर, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट इज द आंसर। आज सर क्लास रात में है 9:30 बजे, मैं लूंगा आपकी फिजिक्स की क्लास, क्योंकि सर आज नहीं हो पाया था, मैं सुबह ही आया हूं। सर देखो आपको क्या करेगा ना, जैसे कहेगा कि बताओ 17 के जैसा तत्व कौन है, तो आप कहिएगा 17 मतलब क्लोरीन, और क्लोरीन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा, ओकरा मार देना है। जैसे आपको कहेगा कि बताओ 11 परमाणु संख्या 11 के जैसा तत्व इसमें से कौन है, तो आप कहेगा 11 मतलब सोडियम, और सोडियम मतलब पहला, तो पहला में से, पहला वर्ग में से कोई भी एक होगा तो वो आंसर हो जाएगा। नहीं समझे? आपको दे देगा आर्गन 18, यानी 18 परमाणु संख्या वाले तत्व निम्न में से कौन है। तो अगर 18 परमाणु संख्या वाले तत्व मांग रहा है, 18 परमाणु संख्या वाले तत्व अगर मांग रहा है 18 परमाणु संख्या, इसका मतलब आप समझ लीजिए ये आर्गन है, और अगर ये आर्गन है इसका मतलब अक्रिय गैस, अक्रिय गैस के खानदान का अगर कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आंसर हो जाएगा। अब यहां बता दीजिए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर भाइयों? भाई मेरे
जितनी ताकत तूने आज लगाई है ना सर पढ़ने में आज तक, उसका अब अंत समय आ गया है। अब वो आएगा तेरे को मजा देने। जिंदगी अब तेरी जन्नत बनने वाली है। इसलिए भाई मेरे खूब मन लगा के पढ़, खूब मन लगा के पढ़, और इतना पढ़, इतना पढ़, इतना रिवीजन कर, इतना रिवीजन कर कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगे। कितने लोगों को सर जो है अभी ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से आप 8 टाइप कर दो सर अगर समझ में आ गया तो। जल्दी से आप 8 टाइप कर दो अगर समझ में आ गया सर तो। जल्दी से क्विक 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 सर टाइप कीजिए 8, जिनको भी समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 8 8 8 8 8 8 8 8। अब इस क्वेश्चन की फाड़ दीजिएगा आप, ठीक है। अब आ जाइए सर केमिस्ट्री के अगले क्वेश्चन पर। केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन भी हमने पीरियोडिक टेबल से लाया है। आवर्त सारणी, हो गया हो गया हो गया मेरे प्यारे भाइयों, हो गया। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? बस एक ही जुगाड़ है जिससे हमारा काम हो जाना है। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में लेफ्ट टू राइट बढ़ता, अब वर्ग में ऊपर से नीचे घटता। अब आ जाइए सर यहां आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे हमने देखा, ये फ्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये स्टेटीन है। इसका मतलब हम समझ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन है। इसका मतलब हेलोजन में चले जाएंगे। हम बोले 4 सब प्रीवियस ईयर ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है सर। हाँ, इसका मतलब हम समझ गए कि ये हेलोजन है, और हेलोजन में हम जानते हैं वर्ग में है। अब वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, घटता है। और जब घटता है इसका मतलब ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? अगर 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 आप नहीं देख पा रहे हैं सर तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक होगा, इधर से इधर जाने पर घटता। इसका मतलब इसका अगर 10 होगा तो इसका 9 होगा, इसका 8 होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर 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 कमान कमान कम ऑन मैन। आंसर क्या होगा बता? ए की बी किसी की डी, इसको कहते हैं जोस। व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल। कहता है स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी। दोनों क्वेश्चन इसलिए लेके आए हैं सर कि हम हमेशा ही क्वेश्चन बता दिया करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एग्जाम हॉल वाला फंसा लेगा। सर इस कार्बन के कारण कठोर, कार्बन के कारण कठोर, और क्रोमियम के कारण जंगरोधी। कार्बन के कारण कठोर और क्रोमियम के कारण जंगरोधी। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। कार्बन के कारण कठोर और क्रोमियम के कारण जंगरोधी। कार्बन के कारण कठोर और क्रोमियम के कारण जंगरोधी, और सल्फर के कारण रबड़ कठोर। ये पूछता है वल्कनीकरण में सर सल्फर मिलाते हैं, और सल्फर के कारण क्या कठोर बनता है? तो रबर कठोर बन जाता है। वेनेडियम ही तो स्टील में प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग स्टील में जल्दी से लिख लीजिए सर। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी? कार्बन कठोर होता बनाता है, सल्फर रबर को कठोर बनाता है, क्रोमियम जंगरोधी बनाता है इस्पात को, और वेनेडियम आपका स्टील में होता है। बताइए व्हाट इज द आंसर? आंसर आंसर आंसर, आई वांट आंसर मैन। बताओ आंसर क्या होगा भाई मेरे? व्हाट इज द आंसर? इट्स अ कॉन्फिडेंस लेवल। बताइए हम क्या मार दें? बताइए क्या मार दें? जल्दी से क्या मार दें? बताइए। डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। वेरी गुड, हो गया। छपरा जिला घोरबा काहे के डोरबा। अरे कता आरा जिला घोरबा काहे के डोरबा। एकदम डरे के नहीं खेबा। कहता है मीथेन के जलने पर क्या होता है? ये चला मीथेन को जलाता है हमेशा। CH4 जब O2 से अभिक्रिया करेगा तो CO2 प्लस H2O बनाएगा। अब तू जैसे ये रिएक्शन मिल जाएगा तो हर काम हो जाएगा। बता आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता। बता आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बता। 5 का ABCD। बता आंसर क्या होगा? D फॉर डॉग। अब देखो, लेकिन अगर ये रिएक्शन तुमको याद रहेगा तब ना तुम मार देगा। याद नहीं रहेगा तो कैसे मारेगा? मामला गड़बड़ न हो जाएगा। हम तेरा बोले थे कि बाबू रे ध्यान में ये रखना कि कार्बन राख तो ई होबे नहीं करेगा, का तो कोई बातें नहीं। कार्बोनेट कैसे हो जाएगा? कार्बोनेट होता है CaCO3, और तुम्हारा रिएक्शन कर रहा है CH4 को जला रहा है तो तुम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो एक से कैल्शियम कैसे निकल जाएगा? ई भी नहीं होगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर तुम पिछला क्लास किया होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक जगह से निकलता है, कहां से? गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस। तो आंसर ये भी नहीं होगा, तब एक को आंसर बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O बनेगा इससे। देखो हम बार बार बोलते हैं बाबू मेरे, सोना मेरे, एक बात गुरुजी का हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? एक होता है O2 निकलेगा, ना तो CO2 निकलेगा, ना तो CO निकलेगा, ना तो SO2 निकलेगा, ना तो NO2 निकलेगा, ना तो Cl2 निकलेगा। इतने गैस से निकलता है। और ध्यान ये रखना, यह हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये जब भी निकलेगा अम्ल से निकलेगा, अभिक्रिया कराने पर ये O2 कहीं से नहीं निकलता। बस इतने ध्यान रखना है, कहीं से नहीं। अगर आप रेगुलर मेरा क्लास कर रहे होंगे सर, तो इस क्वेश्चन पे आप कहीं से नहीं निकलता, कहीं से नहीं निकलता। और रही बात कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला, गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला कहेगा तभी मारिएगा, सबसे जहरीला। बाद बाकी कहीं से नहीं निकाल दीजिएगा। अब बता, पहले इसको लिख ले जल्दी से, बाद बाकी हम डिस्कशन कर लेंगे किससे कौन सी गैस निकलेगी और आंसर तक पहुंच जाएंगे। हो गया? सुपौल जिला घर बा, केकरा से डर बा? सुपौल जिला हमार घर है, हमको डर लगता है। केकरा से पता है? लोगों की उंगली उठाने से हमें डर लगता है, अपनी गलतियों, डर लगता है अपने जीवन को ना कैलकुलेट कर पाना। सुपौल जिला वाला तो हम लोग के जिला का लोग पढ़वे नहीं, एको ने मिला का लोग पटना कहना है। आने बाद वाला जो बात बोले थे, कहीं से नहीं निकलता ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये अम्ल से केवल निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला। अब बच गया, चला इतने को तुम याद रखो तो हर काम हो जाए। हो गया? साउंड प्रॉब्लम बता। हेलो, बैटरी डाउन हुआ क्या? पूजा वो बोला माइक खोल के लाइए। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ठीक तो है? ठीक है दुष्ट। अब देखो सर, इतना आपको खाली ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कहीं से नहीं निकलता, अगर निकलता तो लोग सूंघ चाट लेता इसको। हाइड्रोजन अम्ल से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला गैस है। अब बाद बाकी के बारे में सोच लेना कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। अगर इनपुट में वो गैस होगा रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी निकलेगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब देखो तो क्वेश्चन में आओ, ये क्वेश्चन का मान लो ये रिएक्शन तोरा नहीं पता है, रिएक्शन हम कहते हैं एको का याद मत रखो, एक आध गो का याद रखो, बाद बाकी सब मत याद रखो। मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी से निकलने वाला सबसे जहरीला होगा तभी ही मारेंगे। तो मीथेन में तो ऐसा, मीथेन का जलाना कह रहा था, तो होगा नहीं। कार्बन राख तो होगा नहीं, क्योंकि मीथेन गैस है, गैस को जलाने से कहीं राख बनता है। अब बच गया कार्बोनेट, नहीं होगा क्योंकि इसके रिएक्टेंट में सर CH4 प्लस O2 है, लेकिन में कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट कहां से आएगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तब बच गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी, आंसर हो जाएगा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, यू विल गेट द आंसर। हो गया? हो गया? द नेक्स्ट वन इज, कितना लोग सर यूपी से क्लास करते हैं? 0 टाइप करेंगे। जो लोग यूपी वाले हैं वो 0 टाइप करेंगे, जो लोग बिहार वाले हैं वो 1 टाइप करेंगे। 1 फॉर बिहार, या बिहार यूपी, बिहार यूपी, यूपी और झारखंड, तो कोई लोग को मजबूत कर देते हैं। राजस्थान, यूपी झारखंड और राजस्थान वाले 0 टाइप करेंगे और बिहार वाले 1 टाइप करेंगे। लेट अस सी हाउ मच देयर इज ऑफ बिहारीज एंड यूपी, झारखंड एंड अदर्स। वेरी गुड।
अरे बाप रे, पड़पड़ा दिया। रिजल्ट 0, कुछ नहीं, हमको नहीं पता। कहते हैं धातु कर्म एक प्रक्रिया है। सर धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म क्या होता है सर? ये जो लोहा से, जैसे आप कहते हैं सर अयस्क जो हम लोग निकालते हैं जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से हम लोग अयस्क निकालते हैं, सीधे धातु नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर आप चले जाइएगा, ये देखो अल्युमिनियम ले आए, 5 किलो अल्युमिनियम ले आए, 10 किलो सोना ले आए, 8 किलो हीरा तांबा ले आए। ऐसा नहीं होता है। वो अशुद्धियों के साथ रहता है जिसको आप अयस्क कहते हैं। वो अशुद्धियों के साथ रहता है जिसको आप क्या कहते हैं सर? अयस्क कहते हैं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। विनर हम घोषित नहीं कर रहे हैं, यहां जीत थोड़े हो रहा है। कौन कहां का है हम ऐसे ही पूछ लिए। धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म होता है, ये धातु कर्म जो हम लोग करते हैं सर, अयस्क से, जो जमीन के अंदर से हम लोग निकालते हैं, कचरा प्लस धातु जिसको आप अयस्क कहते हैं, उससे धातु निकाल लेते हैं। यही धातु कर्म है, यही धातु कर्म है। तो आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। बाबू रे, सोना रे, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अयस्कों का गैल्वेनीकरण ये किसकी सहायता से होता है? पूछता है जिंक की सहायता से। जिंक की सहायता से, जिंक की सहायता से, जिंक की सहायता से, जिंक की सहायता से। अब बच गया अयस्क से धातुओं को निकालना, दैट इज द आंसर। तनुकरण का मतलब, तनुकरण मतलब हो गया पतला करना। तनुकरण मतलब हो गया पतला करना। तनु मतलब होता है पतला। व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ क्या होगा? हाँ हो गया, हो गया। जंग खत्म हो चुकी है, कृपया आंसर की ओर बढ़ें। आंसर क्या हो जाएगा? ए की बी की सी फॉर कैट। अगला एकरा में झोल चला। ये कहता है कठोर एवं मृदु साबुनों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कठोर साबुन, मृदु साबुन, इसका सर एक लाइन का बात है, ये सब सही है। खाली ध्यान देना कि कठोर साबुन की अगर हम बात करें, अब ये साबुन 2 प्रकार का, एक होता है कठोर साबुन, मृदु का मतलब हुआ सॉफ्ट, मृदु साबुन। तो चला जल में जो कम घुलनशील जो होता है, नहीं करता वो घुलवे नहीं करता, बड़ा कठोर है, मतलब जल में कम घुलनशील होता है कठोर साबुन। देखना हम लोग के तरफ एगो आहा साबुन आता था, वो मतलब कौन कौन साबुन था वो समझो, मतलब कितनो रगड़ोगे तो रगड़ेवे नहीं करे, कपड़ा रगड़ के फाड़ देगा लेकिन और से फेन नहीं निकलेगा। तो कठोर होता है, जल में जल्दी घुलता नहीं है। साधारण जल में अघुलनशील है। ये साधारण जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील। इसका यही पॉइंट तुमको हमेशा मिल जाएगा और यही आंसर भी मिलेगा तुमको। मृदु जल होता है, ये जल में, मृदु साबुन जल में, या साधारण जल कह दीजिए, में घुलनशील। साधारण जल में घुलनशील, साधारण जल में घुलनशील। जल्दी से लिख लीजिए सर, साधारण जल में घुलनशील। जल्दी से इसको लिख लीजिए सर। हो गया, हो गया। और सर ध्यान दीजिएगा, कठोर साबुन साधारण जल में घुलनशील, मृदु साबुन साधारण जल में घुलनशील, यहां लिखना अघुलनशील। कठोर साबुन साधारण जल में अघुलनशील, कठोर साबुन साधारण जल में अघुलनशील, कठोर साबुन साधारण जल में अघुलनशील, मृदु साबुन साधारण जल में घुलनशील। अब बताइए सर क्या हो जाएगा? कठोर एवं मृदु साबुन के विषय में असत्य कथन पहचाने। ये देखो सी नंबर क्या कहता है, बाकी सब कथन सत्य है। कठोर साबुन वसी अम्ल हुए करता है सर, फैट से बनता है एवं सोडियम लवणों से निर्मित होता है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन भी लाए थे, CH3COONA सोडियम एसीटेट से बनता है। मृदु साबुन वसी अम्ल एवं पोटेशियम लवण से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। कठोर साबुन जल में अधिक विलेय, एकदम गलत है। कठोर साबुन जल में विलेय नहीं होते हैं, जबकि मृदु साबुन जल में कम विलेय होते हैं। एकदम सही है, मृदु साबुन जल में कम विलेय होते हैं। एक गलत है, मृदु साबुन धाई धाई विलेय होता है और कठोर साबुन जो है अविलेय होता है। ये उल्टा लिख दिया, देखो कठोर साबुन जल में अधिक विलेय, लिख दिया मृदु साबुन जल में
कम विलेय, मृदु साबुन जल में भयानक विलेय। आंसर बता क्या हो जाएगा, आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? ए की, बी की, सी की, डी? खाली क्वेश्चन बड़ा है, यही पॉइंट तुमको हर जगह क्वेश्चन वो पूछता था, यही पॉइंट रहेगा। आई वो ग्लिसरॉल ग्लिसरीन वाला हम क्वेश्चन करवाए थे। सही युग्म का चयन कीजिए, कौन सा युग्म सही है? प्राकृतिक बहुलक, देखो एकदम प्राकृतिक बहुलक में तुम्हारा प्रकृति में जो बहुलक उत्पन्न है, बताओ रबर प्राकृतिक नहीं है? पहले तो सर प्राकृतिक का कृत्रिम में झोल खत्म कर लो तुम। बहुलक दो प्रकार का, बहुलक मेरी जान दो प्रकार का, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्यारे भाइयों, प्राकृतिक में हो गया तुम्हारा पटसन, जान रहा है पटसन जो गांव घर में होता है, पटसन। प्राकृतिक होता है पटसन। उसके बाद आपका आ गया सेलुलोज, उसके बाद कपास, रेशम, कृत्रिम में इसमें आ जाइएगा रेशम हो गया, इसमें आ जाइएगा सर एग्जांपल कृत्रिम में नायलॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, सब प्लास्टिक भी है सर। और अगर आप रेशा में जाइएगा तो नायलॉन मेनली, रेयन, इसको अगर आप हटा देते हैं, इससे रेशा हम नहीं भी निकालते हैं, चलो रेयन, पॉलीस्टाइरीन भी होगा तो कृत्रिम में जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए सर, ये प्राकृतिक और कृत्रिम के उदाहरण है। एडमिट कार्ड सर कुछ लोगों का अब क्या क्या मेल आया है सर, आप लोग देख ही लिए होंगे। हो गया? कितने लोग एडमिट कार्ड अपना देख लिए हैं? कोई देख लिए हैं तो सर एक टाइप कीजिए, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। आज जो लोग नहीं देखे हैं छोड़िए, एक टाइप कीजिए अगर आपने देख लिया है सर। हो गया? प्राकृतिक पटसन, सेलुलोज, कपास और रेशम। इधर आ जाओगे नायलॉन, टेफ्लॉन, रेयन। पहला कृत्रिम रेशा जो है ना सर नायलॉन है, ये भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में आइए, कहता प्राकृतिक बहुलक, बताओ तो प्रोटीन भी बहुलक है, रबर है, सेलुलोज है, स्टार्च है, सब प्राकृतिक है। एकदम सही है। संश्लिष्ट मतलब सर जो हम लोग बनाते हैं, या कृत्रिम कह सकता है, प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, पॉलीथीन हम लोग बनाते हैं, नायलॉन हम लोग बनाते हैं। अर्ध संश्लिष्ट बहुलक मतलब आधा अधूरा, तो रेयन, वल्कनीकृत रबर। ये आज सर जान लीजिए कि अर्ध संश्लिष्ट में आपका चल जाता है कौन सा, रेयन और वल्कनीकृत रबर। उपरयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? आइए सर अगले क्वेश्चन की ओर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु 4 घटकों से बना होता है? बताइए आंसर क्या होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु 4 घटकों से बना हुआ है? व्हाट इज द आंसर? आंसर बताइए क्या होगा। व्हाट इज द आंसर? आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, रीजनिंग का क्लास होगा सर। 9 से 10 में करंट अफेयर्स होता है और 10 से 11 में रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आप सर आए और अपने क्लास का मजा लें। ये सर कॉन्स्टेंटन बता किसका किसका मिश्रण होता है? ये कॉपर प्लस निकेल होता है। यहां आओगे नाइक्रोम, ये होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस Fe प्लस मैंगनीज, और सोल्डर ये होता है सीसा प्लस टीन। और यहां आओगे मैंगनीन, मैंगनीन 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 बताओ किसका किसका मिश्रण होता है सर? मैंगनीन हो जाएगा आपका कॉपर, निकेल और मैंगनीन। कॉपर प्लस निकेल प्लस मैंगनीज। बता आंसर क्या होगा, जल्दी से लिख। आंसर बता क्या होगा। एकरा में 4 घटक है, एकरा में 1 1 2 घटक, एकरा में 1 2 3 घटक, एकरा में 2 घटक है, एकरा में 4 घटक है। बी फॉर बॉल इज द आंसर। बी फॉर बॉल इज द आंसर। अगला क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी से लिख लीजिए सर, स्क्रीन पर रहा। ये कहता वह वस्तुएं जिनकी गंध, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है सर।
कहते हैं वह वस्तुएं, पूरा डिफिनेशन है, वह वस्तुएं जिनकी गंध, वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो। मतलब अगर अम्लीय माध्यम में दे दोगे तो अलग गंध होगा, क्षारीय माध्यम में दे दोगे तो अलग गंध होगा। बदलती हो उसे डैश कहते हैं, उसे ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात कर लें सर, तो इसका एग्जाम्पल है वनीला, इसका एग्जाम्पल है प्याज, और इसका एग्जाम्पल है सर लौंग का तेल, लौंग का तेल। कहता है वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो को डैश कहते हैं, इसको ऑल फैक्ट्री संकेतक कहते हैं। ऑल फैक्ट्री संकेतक, जैसे प्याज ले लो तुम, अम्लीय माध्यम में दे दोगे, जैसे प्याज देखना रेस्टोरेंट वगैरह में जो ललका में रखल रहता है उसकी गंध समाप्त हो जाती है। तो सर ये अपने हिसाब से गंध को बदलते रहता है, तो गंध को बदलते रहता है। तो जैसे ही सर आप देखिएगा हवा में आप रख दीजिएगा, काट के रखिएगा, कुछ समय के बाद उसमें रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने के बाद वो अपना गंध बदल देता है, क्योंकि वो H2O से रिएक्ट करके क्षार बना देता है, और क्षार बना देता है ना सर, तो उसकी गंध जो होती है, अम्ल का स्वाद खट्टा हो जाता है और क्षार का स्वाद तीखा हो जाता है। इसलिए सर कहते हैं वनीला, प्याज और लौंग का तेल, सर ये क्या करता है, एसिडिक और बेसिक माध्यम में अपना गंध बदल लेता है। कहता है गंध बदल लेता है, वह वस्तुएं जिसकी गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलती हो को कहते हैं ऑल फैक्ट्री संकेतक। इसका एग्जांपल वनीला, प्याज और लौंग का तेल है। राइट इट डाउन। आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर? बी फॉर बॉल हो जाएगा। कुछ लोग इस क्वेश्चन को ही देखे होंगे पहली बार, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर। सिंथेटिक संकेतक होवे नहीं करता है कुछ, प्राकृतिक संकेतक भी कुछ नहीं होता है। एसिड बेस संकेतक तो वो हो गया आपका पीएच, एसिड और बेस का संकेतक हो गया आपका पीएच। लिख लिए? हो गया? न्यूमेरिकल पूरा पढ़ा दीजिए सर, हम तो कल ही पढ़ाने वाले थे लेकिन मामला गड़बड़ा गया है। 2 चैप्टर बचा हुआ न्यूमेरिकल का हम करवाएंगे सर, एकदम हम जल्दी ही करवा देंगे, ना तो आप लोग गाली दीजिएगा हमको। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है, यह सुमेलित नहीं है, गलत है ये, तो ये ऑप्शन गया आपका। फ्लोराइड दांत में सर, चटक जो होता है दांत में फ्लोराइड के कारण, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब बच गया मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस कांड होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कह रहा है कौन सुमेलित है? ओजोन रिक्तता, चमड़े का कैंसर। इस सर जो ओजोन परत है, अगर आप पढ़े होंगे सर तो हमने ऐप पर भी ये पढ़ाया है ये टॉपिक। ये ओजोन परत है सर, ये ओजोन परत जो है एक परत है जिसके कारण पराबैंगनी किरण ना लौट जाती है, लौट जाती है, तो इसके कारण सर ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। अगर पहुंच जाएगा तो ऐसा कैंसर हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। कि जो ओजोन परत, ये ओजोन परत पराबैंगनी किरण को लौटा देता है या अवशोषित कर लेता है, तो अगर ये नहीं लौटाएगा सर तो सबको चमड़े का कैंसर हो जाए। ये तो एकदम सही है, ओजोन रिक्तता मतलब ओजोन खत्म हो जाएगा तो चमड़े का कैंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इससे घबराना नहीं, क्वेश्चन बनेगा आपसे, इसकी गारंटी है। हो गया? हो गया? तथा गुरुजी नाम लीजिए, मिला राहुल जी, लीजिए आपका नाम ले लिया। हो गया? अगला, राहुल, अमित, सुमित, विकास, शालिनी, वैभव, सुनील, अजय सर, इसके सबको सर बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बताइए आंसर, अगला का क्वेश्चन क्या होगा? सूची एक। इस सब का डर हम आपके अंदर से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का डर हमें है सर। हम बताते हैं, एक चीज हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, हम क्लास के दौरान ही कर लेंगे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सर ये एकदम सही उत्तर जो है आपके सामने है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। ए 3 नंबर, ए 3 नंबर, 3 नंबर टेक्नोलॉजी दिवस हो जाएगा। बी 4 नंबर, 4 नंबर फोटोग्राफी दिवस हो गया। और सी 2 नंबर नेशनल स्पोर्ट दिवस। और डी नागासाकी दिवस 9 अगस्त। अब यहां सर मामला क्या है? डी का हो जाएगा 1। अब ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है सर
ये आप कहोगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जबकि ये साइंस का भी क्वेश्चन है। मामला ये है कि इसका हम आंसर कह दिया कि चलो ए हो जाएगा, चलो हमने कह दिया कि इसमें एक आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, हम बार बार बोलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में 50-50 का रिस्क ले लेना। अब बोलो कैसे सर, ये आपको करना क्या है, नागासाकी दिवस 9 अगस्त को हुआ था, क्या नहीं जानता? 6 अगस्त और 9 अगस्त को, हिरोशिमा 6 को और नागासाकी 9 को, सब जानता है। जैसे आप जान जाओगे कि डी का 4 होगा तो डी का 1 होगा, इसका मतलब ये डी का 2 दिया है, ये ऑप्शन गया, और डी का 2 दिया है, ये भी गया, इसका मतलब यही दोनों में से एक होगा। अगर आप बात बाकी नहीं हो जानते तो आनी मुनी हमने जानी में भी मार दीजिएगा, तो ए हो सकता है मरा जाए, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो आपका बी लगाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो लगभग बच्चा नहीं के बराबर पड़ता है। तो कर्म के हिसाब से भी मार देना, अब तो हर कर्म में जे होगा वो हो जाएगा, ठीक ना। अन्य अगर दूसरा याद है तो तुम ई भी चेक कर सकता है, ई2 है, इसका मतलब सी नंबर के हिसाब से हमको यादें नहीं करना, सी नंबर के हिसाब से छटाएगा नहीं। अब 3 4 4 3 है, तो तुम देख लेगा कि 3 और 4 और 4 3 में मामला हमको एको को याद है कि नहीं। 3 4 11 मई और 19 अगस्त को कुछ याद है, तो तुमको याद होना चाहिए चला कि ए नंबर फोटोग्राफी दिवस किधर गया, डी का हो जाएगा 1। ई जो आपका सर नेशनल स्पोर्ट्स दिवस है, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जयंती के दिन मनाया जाता है। ये भी पूछता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती के दिन मनाया जाता है। अब तुम लोग का जीके अच्छा है सर। कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए, दैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिट्टी के दूषक जो ई क्वेश्चन में इससे पहले एक बार लाए थे, अगर आप किए होंगे क्लास तो आपको पता होगा। मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? लोग रोगजनक मार देगा सर, नहीं, ये मिट्टी का दूषक कह रहा है, मिट्टी को दूषित करता है ये जो छिड़कते हैं आप कीटनाशक। रोगजनक बैक्टीरिया सर ये तो साइकिल में भाग लेता है, ये तो सर और पोषण प्रदान कर देता है। नाइट्रोज ऑक्साइड की बात करें, NO2 यानी यूरिया जो हम लोग छींटते हैं सर, उससे भी उसको पोषण मिलता है। कृषि के अपशिष्ट भी पोषण मिलता है उसको, लेकिन ये जो कीटनाशक छींटते हैं सर, इसी से हमारी मिट्टी का दूषक हो जाता है, प्रदूषक हो जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका C फॉर कैट हो जाएगा सर। द नेक्स्ट वन इज, अगला सर क्वेश्चन है एक्वेरियम से। यू नो द वैल्यू ऑफ एक्वेरियम। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से एक्वेरियम के विषय में क्या सही? ये एक्वेरियम जो सर आप देखते होंगे घर वगैरह में रईस लोग लगाते हैं, हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम नहीं विश्वास करोगे, लेकिन छोड़ो ये सब बात पे चर्चा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग लगा पाते हैं सर। मतलब मेरे पास भी नहीं है ये, लेकिन हम इसको रखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मछली जिसको सर एक स्वच्छ जल में इसको सांस लेना चाहिए, उसको हम लोग बंद करके पिंजरे में रखते हैं। ये गलत है, ये करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अमीरों का शौक है ये, वो लोग रखते हैं। ये कहता क्या है? एक्वा मतलब होता है पानी, और रियम मतलब होता है सर पारिस्थितिकी। पानी में जो परिस्थितिकी हम लोग जनरेट करते हैं इकोसिस्टम, उसी को सर एक्वेरियम कहते हैं। कहता है यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। हाँ सर, ये हम लोग निर्मित करते हैं, यही तो आंसर मिल गया, पारिस्थितिकी तंत्र है। आंसर इज दिस। एक्वा मतलब होता है पानी, तब ना कहते हैं एक्वा गार्ड। एक्वा के मतलब होता है पानी, और रियम मतलब हो गया सिस्टम या पारिस्थितिकी। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये प्रकृति बना के देता है। अरे दुष्टी तो हम लोग बनाते हैं, ये कैसे हो जाएगा? कहता है यह पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है, एकदम है। देखो इसमें हरे घास भी हैं, आई सब एक पारिस्थितिकी तंत्र के पेड़ पौधे हैं, मतलब उत्पादक है, उपभोक्ता है। उत्पादक उपभोक्ता दोनों है, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो, कह रहा है नहीं है। इसे केवल एक प्रजाति का कहा जा सकता है। प्रजाति का तो यहां कोई सवाल ही नहीं उठता। हम कहेंगे किस चीज से मरा, तो तुम कहेगा कि आम खा लिए हम, ये तो गलत बात ना है। तुम कहेगा ना कि किस हथियार से भाई मेरे मरा है, तो बता आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगले क्वेश्चन में चलें। शैलेश जी कहते हैं जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? जैविक विविधता, जैव मतलब सर जो जीवित जीव हैं, उसमें जो विविधता है उसका क्या उल्लेख है? बताइए सर, आंसर क्या होगा? किसी क्षेत्र, आंसर बताइए। 15 का आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ 15? 15 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। कहता है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों का, एक दिया है किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी का,
और एक दिया है किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स का, और एक दिया उपर्युक्त सभी। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? डी। अरे दानव, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। जैविक विविधता, हम जानते थे डी मारेगा सब, हाँ डी मारा है। 15 का आंसर बता, फिर से बता 15 का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 15? पगला गया है, आंसर डी हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन जैविक विविधता का उल्लेख करता है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों का, किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी का, सर किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स का। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? अरे दानव, आंसर ए होगा। संपूर्ण पारिस्थितिकी में विविधता कहां से आएगी? पूर्ण सर जैसे संपूर्ण पारिस्थितिकी कह देगा तो ये हो गया आपका घास, ये उत्पादक हो गया, उत्पादक को ये सर उपभोक्ता खा लिया, और उपभोक्ता फिर डाइजेस्ट करके मान लो यहां से सेकेंडरी उपभोक्ता होते हुए फिर यहां आ गया, इस संपूर्ण पारिस्थितिकी हो गया। तो ये पारिस्थितिकी तो एक ही होता है, इसमें विविधता कहां से आएगी? किसी खास जगह पे एक पारिस्थितिकी होता है, वहां पे विविधता नहीं होती है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। और किसी जीन्स का तो कोई बात ही नहीं है सर विविधता में, यहां पर इसका कोई उल्लेख नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। मतलब ऑल ऑफ द एबव है तो वही हो जाएगा आंसर ना। हाँ वेरी गुड। किसी ई सर तुमको मिलेगा ऑल ऑफ द एबव भी, क्योंकि बोर्ड ने पहले इसको आंसर दिया था, बाद में इसको सुधार दिया था। आ जाइए सर अगले पर। 5000 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए सर 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा? सर अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, FC इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, और एक फॉर्मूला और आप याद रखिए सर, FC इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। हम सबकी वैल्यू आपको बता देते हैं, इसका वैल्यू क्या क्या होता है। m तो द्रव्यमान है, ये सब जानता है, कन्हा बहिरा लुल्हा मतलब सब जानता है, A to Z आदमी। और अगर हम v की बात करें तो v क्या है सर? वेग है। और r की अगर हम बात करें तो ये त्रिज्या है। और ओमेगा की अगर हम बात करें तो ये कोणीय वेग है। ये सब जानता है सर, एक एक आदमी इसको जानता है। कोणीय वेग है, भी हो गया आपका वेग, नहीं भी को लिखो रेखीय वेग, भी को चला लिखिए भाई हमार चोना हमार रेखीय वेग। m द्रव्यमान है, भी रेखीय वेग है, r त्रिज्या है, ओमेगा कोणीय वेग है। लिख लिए? अब सर ध्यान दीजिएगा, m द्रव्यमान अगर है, m अगर द्रव्यमान है तो क्वेश्चन कह रहा है 5000 ग्राम, तो न्यूटन में है ऑप्शन, तो m को तो पहले बदल लो 5 kg, 5000 ग्राम इज इक्वल टू 5 kg। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r का मान हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी हो गया 1 मीटर। त्रिज्या के वृत्त पर 2 रेडियन पर सेकंड, कितना रेडियन पर सेकंड सर? 2 रेडियन पर सेकंड, यानी ओमेगा रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग हो गया, तो 2 रेडियन पर सेकंड ये कोणीय वेग से घूम रहा है। अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा? अभिकेंद्र बल FC इज इक्वल टू व्हाट? अब सर पुट कर दीजिए, कौन सा फॉर्मूला? mv स्क्वायर बाय r लगाइएगा, m ओमेगा स्क्वायर r लगाइएगा, तो हम कहेंगे सर FC इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और सर m ओमेगा स्क्वायर r r r r r रिचला r। जिनका भी सर ऐप पे क्लास था है फिजिक्स का, सुबह में नहीं ले पाए थे, हम आज रात में लेंगे हम सर 9:30 बजे। FC इज इक्वल टू m का मान है 5, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2 का स्क्वायर, और r का वैल्यू हो गया आपका कितना? 1, तो हो जाएगा बताओ कितना? 5 का 20 न्यूटन इज द आंसर। आंसर C फॉर कैट हो गया, आंसर इज 20 न्यूटन। जल्दी से लिख लीजिए सर। आप लोगों से एक बात करनी है सर, पता नहीं मेरे मन से में 2-3 दिन से चल रहा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं कि इस पर आप कैसे, हम आप लोगों से, आप ही सर सजेशन दे दीजिए कि मामला क्या करना है। कहता है हम बस 18वें क्वेश्चन के बाद सर आपसे कुछ बात करना है हमको। कहता है घन वस्तु में उष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती। तो सर हमको कहिए, घन वस्तु है, ये घन वस्तु मतलब हो गया यहाँ ठोस वस्तु। ये क्वेश्चन बहुत पहले हम लेके आए थे, बस आपका एक रिवीजन क्वेश्चन हम लेके आए हैं कि ठोस वस्तु में उष्मा चालन सर सामग्री की घनता मतलब घनत्व पर निर्भर करेगा। ऑब्वियसली लकड़ी में अलग होगा, लोहा में अलग होगा। सामग्री का आयाम मतलब लंबाई पर निर्भर होगा, ज्यादा लंबा होगा, धीरे धीरे होगा, कम लंबा होगा, तेजी से होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सर, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है और धातु का अलग होता है। धातु में उष्मा चालन तेजी से होता है और धातु में धीरे धीरे होता है, इसका मतलब इस पर भी निर्भर करेगा। घर्षण पर निर्भर नहीं करेगा सर, घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, घर्षण पर निर्भर नहीं करता है।
घर्षण के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है उष्मा, उत्पन्न होता उष्मा, लिख लो, उत्पन्न होता, जब रगड़ते हैं ना सर, उत्पन्न होता उष्मा। इसके कारण चालन नहीं होता है, ये खुद उत्पन्न करता है उष्मा को। बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? सर फिर से समझाते, घन वस्तु या ठोस वस्तु में उष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती। बताओ, घनता पर निर्भर करती है, तब तो लोहा में ज्यादा होता है, लकड़ी में कम होता है। आयाम लंबाई पर निर्भर करते, ज्यादा लंबा होगा धीरे धीरे होगा, कम लंबा होगा तुरंत गर्म आ जाएगा। विन्यास यानी सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, धातु का अलग होता है और धातु का अलग होता है। धातु में तेजी से सर उष्मा का गमन होता है और धातु में धीरे धीरे होता है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? घर्षण इज द राइट आंसर। अगला कहते खाना पकाने वाले बर्तन के गुणों में निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक होता है? सर ये तो उष्मीय चालकता तो इसमें बहुत ज्यादा होगी, तब ना सर उष्मा का चालन कर देगा तो आपका खाना जल्दी से गर्मा देगा। सर उष्मीय चालकता, सबको जो भी सर हमारे चैनल पे आते हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन सर पहले क्वेश्चन से जुड़िए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हम सर कोशिश करते हैं कि आपको फायदा हो, ठगने वाला धंधा नहीं कि 1 घंटा पढ़ा भी दिया, जो जानते हैं वही पढ़ा रहे हैं। कहते हैं सर अगर हम खाना बनाने वाले बर्तन की बात करें, तेजी से उष्मा का चालन करता है, तो तेजी से उष्मा का चालन करता है यानी तापीय चालकता उच्च होगी। तो तापीय चालकता उच्च होगी, इसमें 2 ऑप्शन चल गया और ये 2 ऑप्शन कट गया। अब सर आप ऑप्शन के साथ गेम खेलना शुरू कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब सर निम्न विशिष्ट उष्मा की उच्च विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, ये सब जानता है, और खाना बनाने वाले बर्तन की निम्न होती है। ये सर एक लाइन नोट करके एकदम लिख लेना है कि जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, ये सब जानता है। एक और उल्टा होता है सर, जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, उच्च होती, और बर्तन की निम्न, एकदम एक ध्यान में रखना है। और बर्तन की निम्न। जल की विशिष्ट उष्मा उच्च होती है, और बर्तन की निम्न होती है। जल की विशिष्ट उष्मा उच्च और बर्तन की निम्न। बता आंसर क्या हो जाएगा? जो भी सर आंसर कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब समझ लिया अब आपका गुरु से बिछड़ने का वक्त हो गया है, अब आपकी नौकरी पक्की लगने वाली है। तो आप सर समझ लीजिए कि अब आप जो भी आंसर सर कर देते हैं ना ऐसे क्वेश्चन का, मतलब उनका गुरु जी से बिछड़ने का समय आ गया है। तो अब आप सर हमसे बिछड़ के अपनी महबूबा के पास होइएगा और शायद हमें भूल जाइएगा, और जैसा एकदम हमको पता है सर आप लोग भूल जाइएगा। आंसर बता जैसा निम्न होगा। सारे बच्चे सर भूल जाते हैं। इस लेवल के जो बच्चे अभी सर आंसर कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब अब गुरुजी से बिछड़ने का वक्त हो गया, अब किसी और से मिलने का वक्त हो गया। अब तो मिलोगे तुम अपनी दुनिया में किसी और से, हमें भी भूल जाओगे, ना खुद को याद रखोगे, दुनिया भुला दोगे। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि तू मुझसे अलग हो और नौकरी लेके अपनी दुनिया में खुश हो जा। तो हम सर सबको लव यू है कि आप लोग सर हमसे जुड़ते हैं। यही पानी रहता तो उच्च विशिष्ट उष्मा हो जाता और निम्न चालकता हो जाता। अगला क्वेश्चन, एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। चलो रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर। इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड है। वृत्ताकार मार्ग पर किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या होगा? v इज इक्वल टू व्हाट? इस पर खूब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा सर v बराबर ओमेगा। इतना लंबा न्यूमेरिकल देके घबराना नहीं। v बराबर ओमेगा और v इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना है सर? ओमेगा है 10 और इंटू आर हो जाएगा 0.2। बता आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट उठेगा 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। वेयर इज द आंसर? ए फॉर एप्पल इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट। उसमें हम सर क्रेस्ट और रूट की ट्रफ के बारे में भी आपको बता देते हैं। v बराबर ओमेगा आर आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं जान लीजिए सर। v क्या है? रेखीय वेग। v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। ओमेगा सर कोणीय वेग है, v रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है। कर लिए? आर तो त्रिज्या है। अब गुरुजी से बिछड़ने का समय आ गया। चला, तुम अगर मेरे क्वेश्चन पे स्पीडली आंसर कर पाता है, इसका मतलब अब तेरा समय आ चुका है। सर मेरे मन में कुछ दुविधाएं हैं, लास्ट क्वेश्चन फिनिश करने से पहले सर थोड़ा सा हमको दूर कर दीजिए सर। आप ही लोग जैसा कहिएगा हम वैसा ही करेंगे। अभी सर देखिए जो क्लासेस मेरे चल रहे हैं, एक तो साइंस मेरी क्लास चल रही है। पहले समझिएगा सर, ऐसा नहीं कि मैं फिजूल की बात करने जा रहा हूं, आप ही के काम की बात करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं एडवर्टाइजमेंट कोई बैच का अनाउंसमेंट नहीं करूंगा।
ठीक है, बस मैं खाली आपसे एक राय लेना चाहता हूं, भाई है अगर तू मेरा तो एक राय दे दे, उसके बाद चले जाना पढ़ने, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर साइंस यूट्यूब पे जो मेरी क्लास है हमारे एसके जैन टीम की सर, उसमें साइंस मैं ले रहा हूं सर 7:30 से 7:30 PM में, बिल्कुल फ्री है ये। मैथ आपके आरके सिंह सर ले रहे हैं सर, और ये आपका 5:30 PM में है शाम में। उसके बाद 9 करंट अफेयर्स सर आपका है 9 बजे से 9 PM में सर, शाम में ही। और 10 से 11 में सर आपका रीजनिंग है, 10 से 11 में आपका रीजनिंग है सर, ये 10 बजे से है सर 10 PM में। ये हमारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस है सर, जो अभी चल रही है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। और सामने जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें जाके PDF ले सकते हैं डेली, और डेली इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं। ये अभी चालू है, रात में 10 से 11 हमारी रीजनिंग चलती है। अब मामला ये है सर कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं प्रॉपरली जो पढ़ा रहा हूं वो क्या करवा रहा हूं, ऑल्ट और हमारी टीम क्या कर रही है, ये मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा मोटो क्या है, मैं अपना मोटिव आपको समझा देता हूं, फिर आप उनको एक सजेशन दे दो, उसके बाद पढ़ने चले जाना, कभी नहीं कुछ बोलेंगे। हमारा मोटिव ये है सर कि हम आपको टफ क्वेश्चंस करवाएं, टफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम आपको करवा दें। टफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम आपको करवा दें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होती है वो हम आपको करवा दें, जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होती है वो हम आपको करवा दें। ऐसे प्रश्न सर कितने होते हैं जो टफ होते हैं? ऐसे प्रश्नों की संख्या सर 40% होती है, 40% होती है। ऐसे प्रश्न जो टफ होते हैं सर, इसकी संख्या 40%। सर 2 मिनट आपका समय लेंगे, इसके बाद आप पढ़ने के लिए चले जाना, कहीं कोई समस्या नहीं। थोड़ी सी मेरी दुविधा दूर करो ताकि हम और आपकी मदद कर सकें। कि हम सर फ्री क्लासेस की हम बात करें, एक भी पेड कोर्स की हम बात नहीं करेंगे, इसलिए सर थोड़ा सा मेरी मदद कर दो। टफ क्वेश्चन की संख्या 40% होती है, और नॉर्मल क्वेश्चन की संख्या सर, नॉर्मल प्रश्न जो है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है सर 60%। अब मामला क्या है सर, हम लोग ये वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मेरा खुद का सोचा, मैंने सारे टीचर को यही हम लोगों ने बात की है, जो भी सर लोग आते हैं, आरके सिंह सर आते हैं, या रीजनिंग वाले दीपक सर आते हैं, करंट अफेयर्स वाले सर आते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो टफ पार्ट है वो हम लोग करवाएंगे, और जो इजी पार्ट है वो बच्चे खुद कर लेंगे, क्योंकि बच्चों ने इतने दिनों से तैयारी कर रखी है। अब सर मामला कहां फंस रहा है, जब आप एग्जाम दे के आओगे ना, तो जो लोग इजी क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कि इनके क्वेश्चन से, ये जो 60% वाले जो लोग नॉर्मल क्वेश्चंस पढ़ाएंगे आपको सर, इनके क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और हमारे से तो 40% ही आएगा, 35 to 40%। लेकिन सर मामला ये है, मेरा मानना है कि ये बच्चे खुद कर लेंगे। ये जो है ना सर, ये वाला जो पार्ट है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हम मानते हैं कि बच्चे खुद कर लेंगे, हमारी टीम मानती है सर कि ये बच्चे खुद कर लेंगे, बच्चे खुद कर लेंगे, और अगर नहीं कर लेंगे तो उनको जॉब लेने का कोई हक नहीं है। अब ये जो लास्ट टाइम चल रहा है, और मैं हमेशा यही करता हूं सर, तो ये जो बच्चे खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ टीचर लोग भी सर इस पार्ट को कवर अप करते हैं। वहां प्रॉब्लम क्या होता है सर, इस पार्ट को वो कवर अप करते हैं, तो आप बोलोगे सर इस टीचर से ज्यादा क्वेश्चंस आए, आपसे तो कम क्वेश्चंस आए, सर वहां तो सर आप हमको गाली देने लगोगे। क्यों गाली दोगे? आप बोलोगे सर फलाने टीचर से तो ज्यादा क्वेश्चंस आए, हमारी टीम को आप गाली देने लगोगे। तो सर हमको उस बात से डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि आप कुछ सोचोगे नहीं और हमें गाली देना शुरू कर दोगे। तो सर हमें तो डरना पड़ेगा ना सर, क्योंकि आप अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो हम तो सर कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप हमको जो सजेशन दोगे हम उस पर काम करेंगे, ये ऐसा हम प्रॉमिस करते हैं। जो आपका आदेश होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा, वही हम करवाएंगे। हम सर क्या करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाते हैं। प्रीवियस ईयर के जो टफ क्वेश्चन है, एक भी फेक क्वेश्चन नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही सर हजारों क्वेश्चन हैं अभी अवेलेबल, तो हम लोग ये क्वेश्चन करवाते हैं। और यहां ये लोग भी प्रीवियस ईयर करवाते हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग फेक क्वेश्चंस करवाते हैं। तो सर यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो आप कहोगे फलाने चैनल पे फलाने सर ने पढ़ाया, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए, और एसके झा सर ने पढ़ाया इससे कम क्वेश्चंस आए। तो सर मैं तो पढ़ा ही वैसा पार्ट रहा हूं जो कम है लेकिन टफ है। अब आप लोगों से मैं ये सजेशन लेना चाहता हूं सर कि आप हमको सिर्फ ये सजेशन दीजिए कि मैं क्या करूं। अगर आप चाहते हैं
कि नहीं आप सर 1 नंबर पार्ट करो, 2 नंबर हम खुद कर लेंगे, तो आप अपने हिसाब से 1 मिनट, जो लोग चाहते हैं 1 मिनट ध्यान दीजिए, अभी कुछ मत टाइप कीजिएगा सर। आप अगर चाहते हो कि हम 40% वाला पार्ट करें तो आप 40 टाइप करोगे, और अगर आप चाहते हो कि 60% वाला पार्ट आप करवाओ तो आप 60 टाइप करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना सर। चलो कर ही दो, जो लोग 40% वाले चाहते हैं कि ये पार्ट आप सर करवा दो, ये मैं खुद कर लूंगा, तो मेरी पूरी टीम ये पार्ट करवाएगी, और कम क्वेश्चंस आएंगे लेकिन ये क्वेश्चंस मेरिट बनाएंगे। हमको तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी पार्ट हम कर देंगे, ऐसा नहीं है ये आता है तो ये नहीं आता है, लेकिन सर हम ये मानते हैं कि ये वाला पार्ट बच्चे खुद से कर लेंगे। बल्कि ऐसा मतलब न्यूटन तेरे से नहीं बनेगा क्या? संवेग आवेग का ऐसा मतलब तेरे से नहीं बनेगा क्या? एकदम बनेगा। निकट दृष्टि दोष में उत्तल अवतल तेरे से नहीं बनेगा क्या? अब तुम कहोगे ये क्वेश्चन सर के फंसे नहीं, ये क्वेश्चन सर के लड़े नहीं, तो बाद में तो सर जी आप हमको गाली दे दोगे, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्यों गाली सुने, आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे। ये क्वेश्चन अब तुम कहोगे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस की उत्तल लेंस, ये क्वेश्चन आपके नहीं आए, फलाने सर ने तो पढ़ाया था, तो सर ये क्वेश्चन एकदम फलाने सर से आएंगे, इसलिए आएंगे सर कि ये उन्होंने पढ़ाया और ये पूछता भी है। अब सर हमको आदेश आप दे दो कि क्या करना है, बाद में गाली नहीं दोगे तभी मैं ये पोर्शन करवाऊंगा। 40% बताओ क्या करना है, स्पेशल अनाउंसमेंट है, उसके बाद मैं करता हूं, तो एकदम 40% कर दूं ना, पक्का ना? तो मेरे पार्ट से सर वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मेरिट तक हेल्प करेंगे, लेकिन गुरुजी ने इसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट गुरुजी करने जा रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए। लेकिन मेरा एक कंडीशन उसमें आपको मानना पड़ेगा। मैंने क्या किया है सर, चूंकि बच्चों को ये वाला पार्ट भी एक फ्रेश रिवीजन चाहिए कि क्या क्या पूछता है ये बताओ। मैं तो भगवान नहीं हूं कि बोल दूंगा ये पूछता है, क्या क्या पूछता है उसके लिए बात करते हैं सर, कि क्या क्या पूछता है उस पर हम एक वीडियो भी बना देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं इसका 10 क्लास लूंगा। ये मेरा पार्ट नहीं है, मैं जानता हूं कि ये बच्चे खुद कर लेंगे, लेकिन मैं इसका 10 क्लास अगर तुम बोलोगे तो मैं यूट्यूब पे फ्री लूंगा 10 क्लास, और पूरे ये 60% का एक हर टाइप का एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, और वहां पर बता भी दूंगा कि इससे ये पूछता है, इससे ये पूछता है, इससे ये पूछता है। हमको उम्मीद है कि 10 क्लास लेंगे तो बहुत सारे यहां के क्वेश्चन तुमको पकड़े जाएंगे, लगभग सारा टाइप हम ये कर देंगे। जो लोग ये चाहते हैं कि ये 10 क्लास मैं लूं वो लोग सर, और लेकिन इस क्लास के साथ मेरा एक कंडीशन रहेगा, मैं इस पूरे 60% को रिवाइज कर दूंगा, पूरे के पूरे 60% को एक क्वेश्चन में रिवाइज कर दूंगा, जितना मेरे नॉलेज में है कि यही पूछता है, यही पूछता है, यही पूछता है, और फिक्स है वही पूछता है सर रिपीटेडली। तो अगर आप बोलोगे तो 10 क्लास में इसका ले लेता हूं और आपकी सेवा कर दूंगा, ठीक है? कंडीशन बट मेरा ये है, कितने लोग चाहते हैं ये 10 क्लास में लूं, वो 1 टाइप करेंगे। जो लोग चाहते हैं नहीं मैं ये 10 क्लास नहीं लूं, वो 2 टाइप करेंगे सर, टाइप इट हियर। जो लोग चाहते हैं कि मैं ये 10 क्लास इसके लिए लूं, एकदम एग्जैक्ट वही सब टाइप को हाईलाइट करवा दूं जो सारे टाइप्स पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन हर टाइप का लाके सर डिस्कस कर दूं, और उस क्वेश्चन पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं डिस्कस कर दूं अपने हिसाब से। कितने लोग चाहते हैं सर 1 टाइप करेंगे, जो लोग नहीं चाहते हैं तो 2 टाइप कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक 10 क्लास का रिवीजन गुरुजी के साथ, क्या लास्ट टाइम में सर लेकिन इसके साथ मेरा कंडीशन है 2, वो तुमको मानना पड़ेगा। तो सर हम जब आपके लिए कर रहे हैं सर, इसकी मैं चाहूं तो सर फीस भी ले सकता हूं, लेकिन मैं लूंगा नहीं, मैं इसकी फीस नहीं लेने जा रहा हूं, यूट्यूब पे मैं फ्री देने जा रहा हूं ये क्लास आपके लिए, क्योंकि फीस लूंगा तो आप गाली दोगे, ठीक है? पक्का पक्का ना? इसके कुछ कंडीशंस हैं। अब इसके क्या कंडीशन है मैं बताता हूं। इसके कंडीशन ये है कि ये क्लास सुबह में 6:30 पर होगी, 6:30 AM, यानी भोरे भोर गुरुजी खुद भी उठेंगे और आपको भी उठना है, उठना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब बोलोगे तुम नहीं उठेंगे
कौन कौन सर मेरे साथ सुबह में उठेगा वो 5 टाइप करेगा, जो लोग नहीं उठ पाएगा वो 6 टाइप करेगा। कम ऑन टाइप इट हियर। जो लोग 5 टाइप करेंगे सर वो उठ जाएंगे और आपको हम उठा देंगे सर। इसमें हम एक कंडीशन लगाने जा रहे हैं, जो लोग उठ पाएंगे वो 5 टाइप करेंगे, जो लोग नहीं उठ पाएंगे वो 6 टाइप करेंगे। जल्दी से कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जो लोग उठ पाएंगे वो 5, जो लोग नहीं उठ पाएंगे वो 6। ये आपके लिए है सर, बस खाली गुरुजी को गरियाना नहीं है सर। गुरुजी हमेशा आपके लिए कुछ करने की सोचते हैं और करते रहेंगे। ओके, इसके साथ कंडीशन क्या है इस बैच के साथ सर? ये बैच मैं मंडे से लूंगा, मंडे सुबह में, लेकिन ये बैच जैसे ही खत्म होगा आपकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा और आफ्टर लाइव ये बैच डिलीट हो जाएगा। ये बैच 10 क्लास आफ्टर लाइव ये बैच डिलीट हो जाएगा। ये बैच डिलीट हो जाएगा। आप बोलोगे क्यों ऐसा करोगे सर आप? देखो ये इस क्लास के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं, ये मेरिट बनाने वाला क्लास है जो मेरा शाम वाला है, इससे मेरिट बनेगा बच्चों का। इसलिए सर ये क्लास में टफ क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्लास में लाइव के बाद डिलीट इसलिए कर दूंगा क्योंकि मैं तुमको 6:30 बजे, तेरे पापा तुमको नहीं जगा पाएंगे, तेरे भैया नहीं जगा पाएंगे, लेकिन तेरा ये भाई जरूर जगा देगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आऊंगा लाइव तो तू नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता सर। मैं 6:30 बजे आऊंगा लाइव मंडे से। और कितने लोग ये चाहते हैं कि आफ्टर वीडियो अगर आप डिलीट कर दो, हमको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लाइव आप आओ तो सर 8 टाइप करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि नहीं डिलीट नहीं करो और सर जब आप बाद में हम कभी कभार देख लिया करेंगे, वो लोग 9 टाइप करेंगे। जल्दी से टाइप करो चला। जो लोग चाहते हैं कि लाइव आइए और आफ्टर लाइव लेकिन आइए और डिलीट कर दीजिए तो कर दीजिए, लेकिन लाइव आके पढ़ा दीजिए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? जल्दी से 8 टाइप कर दो। और जो लोग कोढ़िया हैं उन 9 टाइप कर दो, कहीं कोई समस्या नहीं है। और मैं उसके लिए सर नहीं पढ़ाऊंगा। 8 टाइप कर दिया आपने सर, वही क्वेश्चंस पढ़ाएंगे सर जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और शाम वाला क्लास एकदम मेरिट बनाने वाला होगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको मजा देते हैं वैसे ही देते रहेंगे। कितने लोग चाहते हैं सर? जल्दी जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों क्लास, ऐसा नहीं कि इस क्लास को रोक दूंगा उस क्लास को करूंगा, मैं दोनों क्लास आपका लूंगा 10, वो क्लास 10 क्लास लूंगा। जल्दी से टाइप कर दीजिए सर। और वीडियो लेकिन इसका डिलीट हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम कहोगे 6:30 बजे मेरे सुबह में क्लास रहती है, वो तेरा है नहीं। किसी का कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं उठूंगा 6:30 बजे सुबह। और बहुत सारे टीचर पढ़ाते भी, ऐसा नहीं पढ़ाते। मैं उठूंगा 6:30 बजे सुबह, लेकिन मेरा एक कंडीशन है कि वीडियो डिलीट कर दूंगा। अगर तुम हां बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आप डिलीट कर दो। अगर तुम हां बोलोगे तो सर यस टाइप करो, और अगर नो है कि नहीं आना है सर, पढ़ाना ही नहीं है, हमको पढ़ना ही नहीं है, तो नहीं टाइप कर दो सर। नहीं के लिए नो टाइप कर दो सर। मैं सर आपके लिए 10 सेलेक्टेड सेट लेके आ रहा हूं सर। सेलेक्टेड मतलब सर ऐसा नहीं कि उसी से सब रहेगा, लेकिन बहुत सारे टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा। मैं ये कभी दावा नहीं करता हूं कि इसी से क्वेश्चन रहेगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं, लेकिन एक सेलेक्टेड टाइप वाइज मैं सर आपको करवा दूंगा। जो लोग चाहते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन एक एक आप हमको करवा दीजिए, ऐसा नहीं कि उसी से पूछेगा, ये भी मत सोच लेना दिमाग में, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन जो रेगुलरली पूछता है वो क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा प्रीवियस ईयर से। रेडी? रेडी है, रेडी है, रेडी है भारत। अरे भारत के बच्चों उठो जागो, सुबह में मैं उठाने आ रहा हूं तेरे को। लेकिन कंडीशन वही है, आफ्टर लाइव वीडियो डिलीट हो जाएगा। हमको सर जो भी बच्चों को पढ़ना होगा वो लाइव आएगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। जब मैं मेहनत करूंगा तो तुमको भी मेहनत करना होगा और सुबह सुबह उठना होगा। मैं तेरे को सोने नहीं देने वाला हूं, क्लियर है? तो सर मंडे से ये बैच आपका आ रहा है। पहला क्लास मंडे को होगा, पहला क्लास मंडे को होगा, पहला क्लास मंडे को होगा। लेकिन मेरी दादी का अगले संडे मंडे क्रियाक्रम है, तो वो 2 दिन मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर मैं आऊंगा तो 10 क्लास आपका पूरा दूंगा। लेकिन मंडे को आपका सर लाइव आ रहा हूं मैं, मंडे लाइव आ रहा हूं 10 क्लास के लिए। वेलकम टू द बैच। और सर सिर्फ आपके लिए, आपका जो जोश है ना सर, उसको मैं कम नहीं होने देना चाहता हूं, और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे हम लोग सर। कहते हैं एक स्रोत तरंग 0.3 सेकेंड 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तो आवृत्ति का मान क्या होगा सर? 0.3 सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में कितना? 40 रिंग और 40 गर्त, यानी 40 कंपन। 40 श्रिंग और 40 गर्त मतलब चला 40 कंपन, क्योंकि एक श्रिंग और एक गर्त मिला के होता है एक कंपन। एक श्रिंग एक गर्त बोले तो एक कंपन,
एक कंपन। तो कहते हैं 40 रिंग और 40 गर्त मिला के हो जाएगा एक कंपन। 40 रिंग और 40 गर्त एक कंपन, यानी 0.3 सेकंड में 40 कंपन। इसलिए एक सेकंड में बताइए कितना हो जाएगा। एक सेकंड में हो जाएगा 40 बटा 0.3 इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लो कितना, 120, 133.33 इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा ए की बी की सी फॉर कैट इज द आंसर। और सर उम्मीद करते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लिए होंगे। कितने लोगों ने सर ये वाली प्रैक्टिस सेट ले ली है? वो वीडियो डिलीट होगा सर। कोई 9 वाले तो हम देखना नहीं चाहते, इसका मतलब तुम सोना चाहता हो, और सोने तो तुमको हम देंगे नहीं। कोई नहीं सोएगा क्योंकि मैं जगूंगा, और मैं सर आपके लिए कोशिश करूंगा कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट करूं। कितने लोगों ने सर प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं और अच्छा लगा है? अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा है सर तो एक टाइप कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो, क्योंकि सर बहुत मेहनत हमने करी है उसमें। और अगर आपको लगा है कि एरर नहीं है, और अगर आपने सर अच्छा लगा एरर नहीं है, तो सर आप एक टाइप कर दीजिए। अगर बुरा लगा, एकदम गंदा फील हुआ सर बना के, तो 9 टाइप कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा लगा मैं फिर सुधार करूंगा और मेरी टीम उस पर और काम करेगी सर। कितने लोगों को प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा सर? एकदम बेस्ट, झकास, बिंदास। आज तक जो आपने प्रैक्टिस सेट बनाया उसमें सबसे बेस्ट। तो आप सर आप एक टाइप कीजिए, और अगर बुरा लगा तो आप सर 9 टाइप कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है सर। मैं सारे बच्चों को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन ये है सर एसके झा की। सर आज आपने सर हमारे मेहनत का वो जो रियल हीरो बना दिया सर आपने। ये जो एक टाइप कर किया है ना सर, इधर से खुशी मिली है, क्योंकि मैं मानता हूं प्रैक्टिस सेट मैं तैयार करवाऊंगा और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। यही चिंगारी तो मैं देखना चाहता था। चला, जो चिंगारी तूने अभी लगाई है ना एक टाइप करके, ये चिंगारी मैं देखना चाहता था। किसी के हाथ पे मेरा कंट्रोल नहीं, और देख लो एक कितने हैं। जिसने भी सेट बनाया, अगर देख लो एक कितने हैं। इसको कहते हैं चिंगारी। लग चुकी है जो तूने लगा दिया है। बहुत मेहनत किए थे सर इस प्रैक्टिस सेट पे कि, और कितने लोगों को सर पेज बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों को पेज बहुत अच्छा लगा वो 8 टाइप करेंगे। पेज अगर आपको बहुत अच्छा लगा सर तो 8 टाइप करेंगे। अगर एकदम गंदा पेज लगा सर तो 7 टाइप करेंगे। अगर गंदा पेज लगा, अच्छा बहुत अच्छा पेज लगा तो 1 टाइप कीजिए, और अगर गंदा पेज लगा सर तो 7 टाइप कीजिए। एक भी लड़का 7 नहीं टाइप कर पाएगा, इसकी गारंटी है। कितने लोगों को सर पेज बहुत अच्छा लगा? पेज के रिगार्डिंग भी मैं कोई कंप्लेन आपको नहीं करने दूंगा इस बार, क्योंकि मैं अपने अंडर में खुद के निगाहों से मैंने छपवाया और देख के। कितने लोगों को सर पेज बहुत अच्छा लगा? 8 टाइप करेंगे। गंदा पेज है 7 टाइप कर दो, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। प्यारे भाइयों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस सेक्शन के लिए भी मैंने सर बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश की है, और एमआरपी भी आपको सर देखे होंगे तो आपको खुद पता चल गया होगा। चलिए, इस बात की सराहना के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप 1 और 8 टाइप किए हैं जो भी बच्चे, उसको सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग अगली क्लास में करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय। और सर ऐसे ही हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।